डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेशल बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से आपको देखना है, शुरू से लेकर और अंत तक बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं इसमें आपको वो स्पेशल रूल्स बताने जा रहा हूं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये न केवल हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के भी ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल है टोल्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड, कमांडेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड और भी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जब आप करते हैं तो जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, और जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि जब वो ऑर्डर लगाएंगे या कमांडेड लगाएंगे या रिक्वेस्टेड लगाएंगे या एडवाइस्ड लगाएंगे तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं करते हैं और बस यहीं पर वो गलती हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये रूल मालूम होना चाहिए कि इनके बाद यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, बट आपको उसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए ज़रा एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उसका यूज़ किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले विटनेस को बुलाओ। सेड द जज, जज ने कहा, पहले गवाह को बुलाओ। अब देखिए यहाँ पर जज ने कहा तो किससे कहा ये यहाँ पर नहीं है, बट जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के बाद आप जान रहे हैं कि जज है ऑर्डर देंगे या कमांड करेंगे। ओके, तो कमांडेड या जब हम ऑर्डर्ड करेंगे तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और आप किस प्रकार से इसको कह सकते हैं, देखिए जरा यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, द जज कमांडेड, जज ने आदेश दिया। कमांड मीन्स आदेश देना, आप ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब यहाँ पर ऑर्डर जैसा कोई सेंस हमको दिखाई पड़ता है तो हम कमांडेड या ऑर्डर का यूज कर लेते हैं। तो जज यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले विटनेस को बुलाओ, तो ये एक आदेश, एक ऑर्डर जैसा दिखाई पड़ता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, ऑर्डर्ड या कमांडेड लगा देना चाहिए। बट यहीं पर आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कमांडेड है या ऑर्डर्ड है, यहाँ पर ऑर्डर्ड नहीं लिखा है, फिर भी आप रख लीजिए अपने माइंड में कि अगर ऑर्डर्ड भी है तो भी आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑर्डर्ड। अब अगर ऑर्डर्ड भी है तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपने कमांडेड किया, अब यहाँ पर आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है और आप किसी को भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी में हम थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, बट आप चाहें तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स मी का आप यूज़ कर सकते हैं या अस का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने अपने कॉमन सेंस का यूज़ किया और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर ऑब्जेक्ट कोई देम हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, हमने यहाँ पर देम का यूज़ किया। तो ये एक बात आपको हमेशा ही अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि इन वर्ब्स के बाद में इस ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको जल्दी से दूसरे नियम के बारे में बताता हूँ। तो देखिए जरा दूसरा नियम क्या है। दूसरा रूल कहता है डायरेक्ट स्पीच में यदि सर, मैडम, योर ऑनर, हिज हाइनेस, सेविंग योर प्रेजेंस जैसे कई सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ओके, और अगर वो सम्मान सूचक शब्द कहीं पर किसी सेंटेंस में दिए हों तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच करते समय हम रिमूव कर देते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू यूज दिस, इसका प्रयोग करना मत भूलिए आप। रिस्पेक्टफुली का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, बट किस स्थान पर उसे रखना है ज़रा देख लीजिए। ये रहा एग्जाम्पल आप है, देखिए जरा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सर, श्रीमान जी, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। नो, नहीं, आई सेड, मैंने कहा। इस सेंटेंस को ज़रा हम देखते हैं और किस प्रकार से इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सर, ये एक क्या है,
एक सम्मान सूचक शब्द है, मीन्स सम्मान प्रदर्शित करने के लिए कई शब्द यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उनमें से ही एक वर्ड है सर। यहाँ पर मैडम भी हो सकता है, योर ऑनर भी हो सकता है, हिज हाइनेस भी हो सकता है, या और भी कुछ अदर वर्ड्स हो सकते हैं जो यहाँ पर सम्मान को प्रकट करते हैं। ऐसे वर्ड्स को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय, जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ऐसे वर्ड्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बट यहाँ पर देखिए आपको रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, तो ज़रा देखिए, ही, तो जरा देखिए हमने इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है। देखिए जरा यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस रखा हुआ है, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम यहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का यूज कर लेते हैं। तो जरा देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, आस्क्ड का यूज किया, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब यहाँ पर आपको ये रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए, अच्छे से देख लीजिए। आपको रिपोर्टिंग क्लॉज लिखने के बाद सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको रिस्पेक्टफुली का यूज़ करना चाहिए, और फिर इसके बाद जो कंजंक्शन वहाँ पर यूज़ होना चाहिए उस कंजंक्शन का यूज़ हम करेंगे। ओके, और फिर दिए हुए जो रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देना चाहिए। चलिए मैं आपको जल्दी से उन रूल्स को एक बार और बता देता हूं, करके बता देता हूं। देखिए यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए हमने यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में बदला। ओके, यहाँ पर मी है, अगर ना भी होता तो भी आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर सर, मैडम जैसे कुछ सम्मान सूचक शब्द हैं, यहाँ से उनको हमने रिमूव किया और उनके स्थान पर हमने इस पोजीशन पर, इस स्थान पर रिस्पेक्टफुली का यूज़ किया। अब देखते हैं, ये एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए, इफ़ या वेदर। तो इफ़ या वेदर में से हमने किसी को ले लिया। फिर इसके बाद अगला रूल क्या है, हमें पहले सब्जेक्ट रखना होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब ले जानी होती है, मीन्स एक असर्टिव सेंटेंस हमको यहाँ पर बनाना होता है। ओके, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट से चेंज होता है, सब्जेक्ट है ही, और आई ही से बदला तो जाकर यहाँ पर ही हो गया, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में है इसलिए ही से चेंज होगा और ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में ही आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद बदलते हैं, कैन को उस तरफ ले जाएंगे तो कुड हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर कुड हो जाएगा। और फिर इसके बाद हेल्प, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू नो कि वो सब ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यहाँ पर देखिए ये वर्ब के बाद है, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये मी अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही उधर चला जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको चेंज कर लिया। अब देखते हैं आगे एक और सेंटेंस है, मेरा रिप्लाई भी है, आई सेड मैंने कहा, नो यस। अब अगर रिप्लाई केवल नो में है तो आप सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, और आपको ऐसे ही करना चाहिए। मैंने आंसर दिया, मैंने उत्तर दिया, किसमें, इन द निगेटिव। ये आपको अच्छे तरीके से रख लेना चाहिए, दिमाग में रख लेना चाहिए कि अगर यहाँ पर केवल और केवल नो रिप्लाई में बोला गया है तो हमें इस प्रकार से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहिए। और अगर यहाँ पर येस रखा है, अगर यस केवल यस कहा गया है तो हमें आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, इसका यूज करना चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं तीसरे रूल को। तो चलिए जरा तीसरे रूल की ओर चलते हैं। और तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो या दो से अधिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस प्रयुक्त हुए हों, मीन्स ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, यू नो द सेंटेंस विद इन द इन्वर्टेड कॉमास। ओके, ये कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। और अगर इसमें दो या दो से अधिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस प्रयोग किए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, और उन सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है, और भी कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं। ओके, अगर ऐसा है तो एक नॉर्मल सा रूल जो है वो क्या है कि केवल पहली ही वर्ब से पहले, मीन्स ये पहली वर्ब है, और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फर्स्ट वर्ब से पहले ही हमको टू का यूज करना चाहिए, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैं अभी आपको करके बता रहा हूं। देखिए जरा, पढ़ते हैं सेंटेंस को। क्या है, ही सेड, उसने कहा, कम इन, अंदर आ जाओ, एंड सिट डाउन, और बैठ जाओ, अंदर आओ और बैठ जाओ, ऐसा किसी ने कहा। अब हमें नहीं मालूम कि ये कौन है,
क्या ये वास्तव में ऑर्डर है या एडवाइस है या क्या है, ये आपको अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करना चाहिए। मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये तो न तो एडवाइस है, ना ही ऑर्डर है, ना ही रिक्वेस्ट है, ये सिंपली किसी से कहा गया है। कम इन एंड सिट डाउन, अंदर आ जाओ और बैठ जाओ, ये सिंपली किसी को बोला गया है। वो मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, मैं अपने फ्रेंड से कह सकता हूँ कम इन, आओ और बैठो। इस तरह से न तो ये ऑर्डर है, ना ही एडवाइस है और ना ही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट के लिए काइंडली या प्लीज़ होना ज़रूरी है। तो मेरा कॉमन सेंस कहता है कि इनमें से ये कुछ है नहीं, इसलिए मैं आस्क्ड का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, और इस तरीके से ही आस्क्ड। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर टू लगाया, इंपरेटिव सेंटेंस देखा और टू का यूज़ कर लिया और सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, टू कम इन। ओके, बट यहाँ पर फिर से आपको देखना है कि आस्क्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट का होना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर था, उस ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपने कॉमन सेंस का फिर से प्रयोग करना है। ही आस्क्ड, आप चाहें तो यहाँ पर आप मी कह सकते हैं, मी लिख दीजिए। अगर आप चाहें तो हर कह सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन का कोई एक प्रोनाउन ले लीजिए और यहाँ पर हर कह सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ देम भी लिख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पर हर कर दिया। ही आस्क्ड हर टू कम इन एंड लगाया। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं क्या कि अगर दूसरी वर्ब है तो उससे पहले भी वो टू लगा देते हैं, टू सिट डाउन, इस तरीके से वो कर देते हैं। बट अब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, ये आपको टू यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। मीन्स पहली वर्ब से पहले तो आप टू यूज़ करेंगे, बट इसके बाद जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस आते चले जाएंगे, आपको उनसे पहले टू का यूज़ नहीं करना है। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटेंस रखा हुआ है, अगर पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, जैसे यहाँ पर देखिए हेल्प द नीडी, और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, तब फिर आपको टू का यूज़ करना ज़रूरी होता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये भी एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा हुआ, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस ही है, जिसमें पहला सेंटेंस भी इंपरेटिव है और दूसरा सेंटेंस भी इंपरेटिव है, और वो दोनों ही इस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, क्या कहा, हेल्प द नीडी। नीडी मीन्स ज़रूरतमंद की सहायता करो, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, और वापसी में उससे कुछ पाने की आशा मत करो, ऐसा उन्होंने कहा। तो चलिए हम इसको करना शुरू करते हैं। और हमने यहाँ पर लिखा माई मदर। अब सेड को हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस प्लेस्ड हियर इन विद इन द इन्वर्टेड कॉमास। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस रखा हुआ है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। बट अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, इनफैक्ट ये एक एडवाइस है। ओके, हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की सहायता करो। जब इस तरह के कोई सेंटेंसेस होते हैं तो वो एडवाइस होते हैं। तो हमने यहाँ पर एडवाइज्ड लिखा, एडवाइज्ड। ओके, अब एडवाइज्ड के बाद आपको ध्यान में रखना है, फिर से वही पहला रूल है कि अगर एडवाइज्ड भी होता है यहाँ पर, तो उसके बाद भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, भले ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो या ना हो। आपको अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर मी लिख देता हूँ। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर हिम लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, या देम भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर मी लिख देता हूँ। ओके, माई मदर एडवाइज्ड मी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर टू का यूज़ करना है, और फर्स्ट ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आपको उसको ऐसे प्लेस करना है। सो माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प द नीडी, एंड बट। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो डोंट लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये तो डू तो रिमूव कर देते हैं, बट नॉट, यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। ओके, अब अगर यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर अगला सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देंगे। मीन्स यहाँ पर नॉट के साथ साथ टू भी आएगा, और फिर ये वर्ब आएगी, नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत सी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो ये वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ओके, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कुछ और रूल्स।
इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस कब कब नहीं होते हैं। वैसे आप लोगों ने एक वीडियो ज़रूर देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने एक्सेप्शंस बतलाए हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस, टेंस में जो चेंजेस नहीं होते हैं, उनके बारे में आपको मैं एक फुल वीडियो दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज उसी कड़ी को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको बतला रहा हूं कि और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप सभी रूल्स को बहुत बारीकी से समझिए और फिर उनका प्रयोग आप ज़रूर करिए। देखिए ज़रा यहाँ पर पहला रूल क्या लिखा हुआ है। लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टाइम क्लॉज के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। टाइम क्लॉज, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने टाइम क्लॉज के बारे में बतलाया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाते समय आपको टाइम क्लॉज का मतलब यह है कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो टाइम शो करते हैं, उनसे शुरू होने वाली अगर क्लॉज कोई रखी हुई है तो उन टाइम शो करने वाले कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज में के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। वैसे वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो टाइम क्लॉज का निर्माण करते हैं, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या लिखा है। He said to me, उसने मुझसे कहा, while you are playing, उस समय जब तुम खेल रहे थे, I was cooking food, मैं भोजन पका रही थी, ऐसा उसने कहा। जी हाँ, तो ये क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो टाइम को शो करता है। ओके, तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे शुरू होने वाली ये जो क्लॉज है, ये टाइम क्लॉज कहलाती है। ओके, और अगर ऐसा कोई सेंटेंस रखा है तो ना तो इसके टेंस में कोई चेंज होगा और ना ही इसके टेंस में कोई चेंज होगा, अर्थात ये अनचेंज्ड ही बने रहेंगे। तो चलिए ज़रा करके देख लेते हैं। देखिए जरा, हमने उसे किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया। सी सेड टू मी, अब ये दोनों ही सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, टोल्ड का यूज़ किया और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट रख दिया। सी टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन लगाया चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस ही आगे चल करके बन रहा है। ओके, और फिर इसके बाद वाइल से शुरू होने वाली हमने एक वो टाइम क्लॉज रख दिया, वाइल आई, और बाकी आई यू बदलेगा कहाँ से, मी से। यू सब्जेक्टिव केस में, इसलिए मी अपने सब्जेक्टिव केस में आ गया। बट यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, यू के साथ वर आता है और आई के साथ वाज आता है, तो हमने वर्ब ज़रूर थोड़ी सी चेंज की है, इसको हम वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट बोलते हैं, बट टेंस नहीं हमने चेंज किया है। ओके, आई वॉज प्लेइंग, और फिर इसके बाद जो मेन क्लॉज है, जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, उसके टेंस को भी चेंज नहीं किया है। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ हो रहे हैं, अर्थात दो एक्शंस अगर एक साथ घटित हो रहे हैं तो दोनों ही एक्शंस के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल जरा देखिए, यहाँ पर क्या है। सी सेड, उसने कहा, आई प्रिपेयर्ड टी, मैंने चाय बनाई, एंड ही फ्राइड चिप्स, और उसने चिप्स फ्राई किए। ये दोनों ही एक्शंस, ऐसा लगता है कि दोनों ही एक्शंस साइमल्टेनियसली हैपन हुए, एक तरफ मैं काम कर रही हूँ और दूसरी तरफ कोई दूसरा काम कर रहा है, और इस तरीके से दोनों ही एक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। और अगर आपको देखें कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, दो एक्शंस साइमल्टेनियसली अगर हैपन हो रहे हैं तो दोनों के ही टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, और इसको इस प्रकार से करेंगे। देखिए जरा, सी, इस स्लाइड में मैं जिन रूल्स की बात कर रहा हूं वो केवल तभी लागू होंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में रखे हुए सेंटेंसेस सभी पास्ट टेंस में होंगे। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर सिंपली हमने किसी भी टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। सिंपली हमने बताया ही सेड। ओके, अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड कर देते, नो प्रॉब्लम। दैट, और दैट क्यों लगाया, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट लगा दिया। आई चेंज हुआ सी से, सी हो गया प्रिपेयर्ड, टेंस में कोई चेंज नहीं किया। टी, एंड लगाया, और ही में कोई चेंज होता नहीं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से कोई चेंज नहीं होता, और यहाँ पर इसके टेंस में भी हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है। तो इन दो बातों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए। और भी कुछ बातें हैं
वैसे तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेना चाहिए। ओके, अब देखते हैं जरा तीसरा रूल क्या बोलता है। तीसरा रूल कहता है जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हिस्टोरिकल बात कही जाए, सो वेरी सिंपल, ये आपको अभी तक पता होगा कि अगर कोई हिस्टोरिकल बात कही जाती है तो उसके टेंस में भी कोई चेंज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ही सेड, उसने कहा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ओके, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, गॉट फ्रीडम, इंडिया को स्वतंत्रता मिली 1947 ईस्वी में, तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब इसी तरीके से कोई भी जैसे गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1921, अब ये जो सेंटेंस हुआ इसमें भी क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1921 में की। ये भी एक हिस्टोरिकल बात ही है, एक डेट है, कोई हिस्टोरिकल बात, तो उसके भी टेंस में यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसा ही बना रहेगा। ऑलराइट, और बाकी तो आप कर सकते हैं, ही सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ओके, आगे देखते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है और जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। अब देखिए जरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कई पास्ट इंडेफिनिट टेंसेज आ जाते हैं, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में एक के बाद एक कई सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और वो सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं, तो क्या करना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि केवल पहले जो सबसे पहला जो सेंटेंस है उसके टेंस में तो आप चेंज कर दीजिए, बट जितने भी शेष आगे सेंटेंसेस हैं उनके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखिए क्या है। ही सेड, उसने कहा आई फिनिश्ड द नॉवेल 2 days ago, मैंने नॉवेल को 2 दिन पहले फिनिश किया। ओके, आई देन, और फिर मैंने इसे गेव इट टू रमेश, मैंने इसे रमेश को दे दिया। हु केप्ट इट, जो उसने रखा, इट अपने पास रखा इसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पर 3 सेंटेंसेज हैं, एक सेंटेंस ये है, फिर इसके बाद एक सेंटेंस ये है और फिर इसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टेंस मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करने वाली वर्ब ये है, इसके बाद एक दूसरी वर्ब ये है और तीसरी वर्ब ये है। इसी प्रकार से और भी कई वर्ब्स हो सकती हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हो सकती हैं, या किसी भी और पास्ट टेंस में, किसी भी टेंस में हो, कंटिन्यूअस टेंस में हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो हमें केवल और केवल पहले जो सबसे पहला सेंटेंस होता है केवल उसी में अकेले टेंस को चेंज करने की जरूरत होती है। जैसे आप क्या करेंगे, ही सेड, तो देखिए जरा यहां पर हमने इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है। देखिए ही सेड, हमने यहां पर ही सेड रख दिया, नो प्रॉब्लम। आगे असर्टिव सेंटेंस है तो इसलिए दैट नामक कंजंक्शन लगा दिया। आई को चेंज किया ही से, ये ही हो गया, चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है इसलिए ही अपने सब्जेक्टिव केस में आ गया। अब यहाँ के टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हमने यहाँ पर इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। यू नो, अगर यहाँ पर कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम उसे क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। दिस इज द रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नॉवेल आगे लिख दिया 2 days ago, एगो को हम बिफोर में बदल देते हैं, सो बिफोर में चेंज कर दिया। फिर इसके बाद आई देन है तो हमने देन को यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया और फिर आगे आई फिर से चेंज हुआ ही से, तो ही हो गया। बट यहाँ पर जरा आपको गौर करना है, अब ये फिर से एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। ओके, अगर हमने पहले एक बार पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर लिया है तो उसके बाद फिर हम आगे जो वर्ब्स आएंगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेंगी। हमने इसे चेंज नहीं किया है और साथ ही साथ इसे भी हमने चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको ये रूल्स ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। अब ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है और मुझे आपको बताना बहुत कुछ है। अभी मैं आपको मॉडल्स से रिलेटेड ऐसी जानकारियां देना चाहता हूं जो वास्तव में आपके पास निश्चित रूप से नहीं होंगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जाती हैं, साथ ही बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। और वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने पर, स्टडी करने पर ही मिलेंगी। ओके, तो मैं अगले वीडियो में उन सभी चीज़ों को लेकर के आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे किसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इधर इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।